प्रिया ने हॉल में प्रवेश करने के बाद वहां मौजूद लोगों पर एक नजर डाली। वो थोड़ी घबराई हुई थी। प्रिया, जल्दी करो और दादाजी मोहनलाल को जन्मदिन की बधाई दो, विजयलक्ष्मी ने प्रिया से चिंता भरे स्वर में कहा। प्रिया एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने उदासीनता से कहा, मिस्टर मिश्रा सीनियर को जन्मदिन मुबारक। आप दीर्घायु हो और समृद्ध रहें। यह स्पष्ट था कि प्रिया ने बस फॉर्मेलिटी पूरी की थी। इतना ही नहीं, प्रिया ने मोहनलाल को मिस्टर मिश्रा सीनियर कहकर संबोधित किया था। इसका मतलब था कि प्रिया खुद को मिश्रा फैमिली का सदस्य मानती नहीं थी। जब मिश्रा फैमिली ने प्रिया के ये शब्द सुने तो उनके चेहरे उतर गए। तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। थोड़ा घबराई होना स्वाभाविक है। इधर आओ और मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। मोहनलाल अब भी प्रिया के साथ प्यार से पेश आ रहे थे। उन्हें उसकी रूखी बधाई पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत वो बहुत मिलनसार थे। आखिरकार अगर प्रिया भविष्य में सच में आदित्य से शादी कर लेती है तो वो मिश्रा फैमिली की असली सदस्य मानी जाएगी और शायद तो वो मिश्रा फैमिली की संपत्ति की वारिस भी बन सकती है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। मोहनलाल की बात सुनकर प्रिया पास नहीं गई। इसके बजाय वो मुड़ी और रुद्र को देखा। मोहनलाल ने भी रुद्र को देखा और उदासीनता से प्रिया से पूछा, प्रिया, तुम्हारे बगल में ये कौन है? ये सुनकर प्रिया थोड़ी घबरा गई। वो खुद को माथे पर शिकन लाने से रोक नहीं पाई। फिर उसने सबकी ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, ये शख्स रुद्र है। ये मेरा मंगेतर है। प्रिया के वाक्य खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वे अत्यधिक स्तब्ध थे। हॉल में फैली हलचल तुरंत शांति में बदल गई। सभी की निगाहें रुद्र पर टिक गई। यहां तक कि बाहर के मेहमान भी हॉल की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और वो थोड़ा नाखुश लग रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी सगाई नहीं हुई है ना? तुम यूं ही मंगेतर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरी रुद्र से सगाई हो चुकी है। वो मेरा मंगेतर है, प्रिया ने मोहनलाल से भावहीन होकर कहा। मोहनलाल कुछ लाचार थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अरुण मिश्रा ने जल्दी से प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी इस आदमी से सगाई कब हुई? कुछ बातें ऐसी नहीं होती जिन्हें तुम यूं ही कह दो। मैं आपको जानती नहीं हूं, इसलिए आपको मेरी सगाई के बारे में पता न होना अजीब नहीं है। प्रिया ने अरुण को जवाब दिया, क्या मिश्रा फैमिली ने इस शख्स के साथ तुम्हारी सगाई को मंजूरी दी? क्या तुमने अपनी माँ की इजाजत ली? अरुण ने ऊंची आवाज में पूछा। मेरी माँ सुमित्रा है और मेरे पिता यशवर्धन मेहरा है। उन दोनों ने इस शादी के लिए सहमति दे दी है, प्रिया ने शांत लहजे में कहा। क्या बकवास! तुम्हारी माँ विजयलक्ष्मी है। आज मिस्टर मिश्रा सीनियर का जन्मदिन समारोह है। मैं नहीं चाहता कि कोई अप्रिय घटना हो, इसलिए इस आदमी को बाहर निकालो। हर कोई मिश्रा फैमिली के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रिया को गुस्सा आया और वो कुछ बोलने ही वाली थी। हालांकि रुद्र प्रिया के पास आए और अरुण से शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? अरुण ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और माथे पर शिकन के साथ पूछा। मैं यहाँ आज जन्मदिन समारोह में शामिल होने नहीं आया, बल्कि मिश्रा फैमिली में सभी को सूचित करने आया हूँ कि अब से प्रिया का मिश्रा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वह जिससे भी शादी करना चाहती है, यह उसका स्वतंत्र फैसला है। यह फैसला लेने का अधिकार आपका नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप उसे परेशान नहीं करेंगे, वरना मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। रुद्र ने अरुण से शांत लहजे में कहा। रुद्र की बातें सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। वे अत्यधिक हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र इतना सीधा बोलेगा। इतना ही नहीं, वे साफ सुन सकते थे कि रुद्र खुलेआम मिश्रा फैमिली को धमका रहा था। इससे पहले रुद्र का 3 बड़ी फैमिली से पंगा लेना ही अकल्पनीय था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र अब भी मिश्रा फैमिली को धमकाने की हिम्मत करेगा। क्या रुद्र को सच में इस बात की चिंता नहीं थी कि मिश्रा फैमिली और 3 बड़ी फैमिली मिलकर उससे निपटेंगी? इस रुद्र को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला?
सही कहा, उसने साफ तौर पर 3 बड़ी फैमिली को नाराज कर दिया है। अब तो उसे मिश्रा फैमिली की चापलूसी करने का मौका देखना चाहिए। मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहा है। हो सकता है वो कोई पागल हो। रुद्र की बातों से अरुण भी गुस्से से कांप रहा था। उसने अत्यधिक गुस्से भरी निगाहों से रुद्र को घूरा। आखिरकार अरुण का मिश्रा फैमिली में बहुत ऊंचा रुतबा था। वो फैमिली हेड मोहनलाल के बाद दूसरे नंबर पर था। किसी ने कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन रुद्र ने उसे टोक दिया, जिससे अरुण को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और तो और इतने सारे लोग देख रहे थे। ओए लड़के, तुम्हारा मतलब क्या है? अरुण ने दांत पीसते हुए रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र ने उपहास किया और उदासीनता से कहा, क्या आप मेरा मतलब नहीं समझते? मैंने अभी अभी सब कुछ बहुत साफ कर दिया है। अगर आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया तो यह आपकी बुद्धि की समस्या है। मुझे आप जैसे इंसान के साथ बकवास करने की फुर्सत नहीं है। अरुण ने बुरी नजर से रुद्र को घूरा। उसे एहसास हुआ कि रुद्र उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने बहुत खुलकर बात की और उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस रुद्र ने सौरभ जैन के पैर तोड़ने की हिम्मत की। वो सच में घमंडी है। सुदेशना ने रुद्र को देखा और मन ही मन आ भरे बिना नहीं रह सकी। इस पल सुदेशना को लगा कि रुद्र काफी दिलचस्प है। अरुण ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह मिश्रा फैमिली का जन्मदिन समारोह है। अगर उसने गुस्सा दिखाया तो उसकी और शर्मिंदगी होगी। इसलिए वो मुड़ा और प्रिया को देखकर चिल्लाया, प्रिया, क्या ये सच में तुम्हारा मंगेतर है? तुमने ऐसा मंगेतर चुना है? इस शख्स में बुजुर्गों के लिए जरा भी इज्जत नहीं है और न ही तमीज है। इस तरह का इंसान मिश्रा फैमिली के काबिल नहीं है। प्रिया ने जल्दी से सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा, इशारा किया कि वो बोलना बंद कर दे। आखिरकार रुद्र और उन 3 बड़े परिवारों के मामले को लेकर मिश्रा फैमिली पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका था। उन्हें तटस्थ रहना था, लेकिन अगर रुद्र यूं ही बोलता रहा तो वो मिश्रा फैमिली को नाराज कर सकता था, जिससे वे भी अन्य 3 बड़े परिवारों के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। उस स्थिति में रुद्र के पास शायद बचने का सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि अरुण की बातें सुनकर रुद्र के चेहरे पर थोड़ी घृणा आ गई। वह आगे बढ़ा। उसका चेहरा भावहीन था और उसने कहा, मिश्रा फैमिली में ऐसा क्या खास है? मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर अरुण का चेहरा और भी गुस्से से भर गया और उसने रुद्र पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिश्रा फैमिली का अपमान करने की? और अगर मैं मिश्रा फैमिली का अपमान करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? रुद्र ने हंसते हुए कहा और बात जारी रखी, तुम बस एक छोटा सा मिश्रा फैमिली हो और मेरी आंखों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे मिश्रा फैमिली की क्या हालत है, क्या तुम खुद नहीं जानते? अगर मोहनलाल जैसा पिनकल रैंक वॉरियर तुम्हारे मिश्रा फैमिली का समर्थन नहीं कर रहा होता तो तुम बहुत पहले ही दूसरे दर्जे के छोटे परिवार बन चुके होते। तुम, अरुण अवाक रह गया। सरल शब्दों में कहें तो तुम्हारे मिश्रा फैमिली की स्थिति खराब है। इन सालों में मिश्रा फैमिली के वंशजों में मार्शल आर्ट्स में कोई प्रगति नहीं हुई है। उनमें से ज्यादातर साधारण लोग हैं और तुम्हारे पास मोहनलाल ही इकलौता पिनकल रैंक वॉरियर है। तुम्हारा मिश्रा फैमिली आज जो जगह बनाए हुए है वो मार्शल आर्ट से मिलने वाली सुविधा के कारण है। हालांकि एक बार मोहनलाल यहाँ नहीं रहा तो तुम्हारा मिश्रा फैमिली जल्द ही अन्य 3 बड़े परिवारों में विलय हो जाएगा। सच तो यह है कि तुम्हारे मिश्रा फैमिली के पास कोई अन्य आधार या पृष्ठभूमि नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे घातक कमजोरी है। तुम मोहनलाल पर बहुत अधिक निर्भर हो। बोलते समय रुद्र का चेहरा शांत और भावहीन बना रहा। वहां मौजूद सभी मेहमान हैरान थे और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इस तरह से बोलेगा। दरअसल तुम्हारा मिश्रा फैमिली इस बात को पहले ही भांप चुका है। यही वजह है कि तुमने मार्शल आर्ट्स को छोड़ दिया है और हाल के वर्षों में अपनी कंपनी के कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य व्यावसायिक दुनिया में अधिक प्रभाव हासिल करना है। हालांकि तुम्हारा मिश्रा फैमिली इस खेल में बहुत देर से आया और पैर जमा नहीं पाया। भले ही तुम्हारे मिश्रा फैमिली के पास कई कंपनियां हों, वे सिर्फ दिखावा है। एक बार जब ये कंपनियां मोहनलाल का समर्थन खो देंगी
तो इन्हें कोई भी आसानी से निगल सकता है। रुद्र एक पल के लिए रुका और आगे कहा, इसलिए तुम्हारे मिश्रा फैमिली को मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तुलना में तुम्हारा मिश्रा फैमिली बहुत बहुत कमता है। दूसरे लोग तुम्हारे मिश्रा फैमिली से डरते होंगे, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हारे मिश्रा फैमिली की कोई अहमियत नहीं है। तुम, अरुण ने रुद्र को घूर कर देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जो कहा वो सही है? रुद्र ने भावहीन होकर पूछा। ये सब बकवास है। मिश्रा फैमिली के बुजुर्गों ने रुद्र पर चिल्लाया। ये बकवास है या नहीं, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो, रुद्र ने शांत होकर कहा। उसे ये सारी जानकारी शिवेंद्र से मिली थी, जो खुद भी एक पेनाकल रैंक वॉरियर थी। इसके अलावा शिवेंद्र का पृष्ठभूमि काफी जबरदस्त था, जिससे उसके लिए यह जानकारी इकट्ठी करना आसान था। इस जानकारी को सुनने के बाद रुद्र को समझ आ गया कि मोहनलाल इतनी बेताबी से प्रिया की शादी आदित्य से क्यों करवाना चाहता था। असल में मोहनलाल परिवार की वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। मिश्रा फैमिली को अपनी स्थिति स्थिर रखने और अन्य परिवारों द्वारा निगले जाने से बचने के लिए एक सच्चे समर्थक को ढूंढने की सख्त जरूरत थी। मिश्रा फैमिली के पास अब जो कुछ भी था वो मोहनलाल के पेनाकल रैंक वॉरियर के दर्जे की वजह से था। भविष्य में भी उन्हें मिश्रा फैमिली का समर्थन करने के लिए किसी और पेनाकल रैंक वॉरियर की जरूरत होगी। अगर मोहनलाल मरने से पहले एक उपयुक्त समर्थक नहीं ढूंढ पाया तो उसके जाने के बाद मिश्रा फैमिली अन्य प्रमुख परिवारों की दया पर होगा। इन वर्षों में मिश्रा फैमिली ने बहुत सारे लोगों को नाराज किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मोहनलाल के डर से मिश्रा फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि एक बार जब मोहनलाल चला जाएगा तो मिश्रा फैमिली अपनी आखिरी सुरक्षा परत खो देगा। प्रिया भी हैरान थी, रुद्र को आश्चर्य से देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र ऐसी बातें क्यों कह रहा था। चुप रहो, अरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने रुद्र पर चिल्लाया। यह आदमी बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, इसे जल्दी से यहां से बाहर निकालो। रुद्र की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी मिश्रा फैमिली के सदस्यों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए थे। आखिरकार रुद्र की बातें इतने सारे मेहमानों के सामने मिश्रा फैमिली को अपमानित कर रही थी और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर तब जब वे बातें सच थी। दरअसल रुद्र के शब्दों ने वहां मौजूद सभी मिश्रा फैमिली के सदस्यों के दिलों पर सीधा वार किया था। फिर भी मोहनलाल पूरे समय शांत रहा, चुपचाप बैठा रहा। हालांकि वो भी बहुत हैरान था। वो हमेशा रुद्र को तुच्छ समझता था, ये सोचकर कि रुद्र की ताकत सिर्फ एक बड़ी दौलत विरासत में मिलने के कारण है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतनी आसानी से मिश्रा फैमिली की वर्तमान स्थिति को भांप सकता है। ये सारी जानकारी मिश्रा फैमिली के लिए गोपनीय थी, केवल शीर्ष स्तर टॉप एचेलॉन तक ही पहुंचती थी और आम मिश्रा फैमिली के सदस्यों को पता नहीं थी। वास्तव में हालांकि मिश्रा फैमिली एक मार्शल आर्ट्स परिवार था, उन्होंने इन वर्षों में मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए खुद मोहनलाल के अलावा कोई और पिनाकल रैंक वॉरियर सामने नहीं आया था। एक मार्शल आर्ट्स परिवार के लिए अगर उनके पास समर्थन के लिए मजबूत मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो उनके व्यवसाय कितना भी अच्छा चल रहे हों या उनकी कंपनियों को कितना भी लाभ हो रहा हो, वो सब व्यर्थ होगा। एक बार जब मोहनलाल का निधन हो जाएगा तो मिश्रा फैमिली इतने बड़े परिवार को संभाल नहीं पाएगा। उनका अंतिम परिणाम निस्संदेह अन्य प्रमुख परिवारों द्वारा निगला जाना होगा। यही कारण था कि मोहनलाल इतनी बेताबी से प्रिया की शादी आदित्य से करवाना चाहता था। आदित्य का मलिक परिवार एक वास्तविक मार्शल आर्ट्स परिवार था जिसमें कई पिनाकल रैंक वॉरियर थे। अगर प्रिया की शादी आदित्य से हो जाती तो कम से कम यह सुनिश्चित हो सकता था कि मिश्रा फैमिली के कारोबार को अगले कुछ वर्षों में अन्य प्रमुख परिवारों द्वारा निगला नहीं जाएगा। यह सबसे अच्छा समाधान था जो मोहनलाल अभी सोच सकता था। लेकिन मोहनलाल को यह पता होने के बावजूद भी कि रुद्र की बातें सही थी, वो खड़े होकर उसकी मदद के लिए नहीं बोले, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने अब कुछ बोला तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये मानने जैसा होगा कि रुद्र जो कह रहा था वो सच था, जिसका मिश्रा फैमिली की प्रतिष्ठा पर बड़ा असर पड़ सकता था।
क्या आप सब मुझे यहाँ से इतनी जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो गलत है? रुद्र ने मिश्रा फैमिली के सदस्यों को देखते हुए हल्के से कहा। उसमें एक व्यंग्य था। या फिर इसलिए कि मैंने सही बात कह दी और आप डर रहे हैं कि मैं मिश्रा फैमिली के और रहस्य खोल दूंगा? रुद्र ने भीड़ को देखते हुए आगे कहा। मोहनलाल ने रुद्र की तरफ देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन थी। उन्हें अभी अभी ये एहसास हुआ था कि रुद्र उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। प्रिया ने घबराकर रुद्र को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि वो मिश्रा फैमिली के सदस्यों से नहीं डरती थी और भविष्य में उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी, पर उसे लगा कि इस समय मिश्रा फैमिली को उकसाना समझदारी नहीं थी। आखिरकार मोहनलाल अभी भी वहां मौजूद थे और मिश्रा फैमिली की शक्ति डरावनी थी। अगर मिश्रा फैमिली ने भी रुद्र से निपटने का फैसला कर लिया तो चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। बच्चे, तुम सही हो या गलत, इससे हमारे मिश्रा फैमिली का कोई लेना देना नहीं है और न ही ये हमें प्रभावित करेगा। मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता था, वो तुम्हारी भलाई के लिए था, लेकिन चूंकि तुम कद्र करना नहीं जानते तो बस यही इंतजार करो। जैन फैमिली के लोग जल्द ही आ रहे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। अरुण ने रुद्र से कहा। रुद्र ने तिरस्कार से जवाब दिया, मेरी नजर में जैन फैमिली की कीमत तुम्हारे मिश्रा फैमिली से भी कम है। अरुण ने उसका जवाब सुनकर धीरे से हंस दिया और कहा, बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम जैन फैमिली के सामने भी इतने ही अहंकारी रहोगे। यह कहने के बाद अरुण ने रुद्र पर ध्यान देना बंद कर दिया और बाकी मेहमानों का स्वागत करने लगा। मोहनलाल ने रुद्र को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और पहेली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र में इतना आत्मविश्वास कहां से आया और किसने उसे मिश्रा फैमिली के रहस्यों के बारे में बताया था। मोहनलाल को हल्का सा महसूस हुआ कि रुद्र उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। आखिरकार हर कोई मिश्रा फैमिली की कमजोरियों को इस तरह उजागर नहीं कर सकता था। अचानक बाहर से हल्ला सुनाई दिया। सबने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा, जहां लोगों का एक बड़ा समूह अंदर आ रहा था। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक मजबूत उपस्थिति वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर अप्रिय भाव थे। मिस्टर नाइल, आप आ गए। अरुण ने मुस्कुराते हुए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का स्वागत किया जैसे ही वो पास आया। मिस्टर अरुण, बहुत समय बाद मिले, नाइल ने उदासीनता से जवाब दिया। फिर मोहनलाल के पास जाकर धीरे से कहा, आज मैं खास तौर पर आपके लिए एक उपहार लाया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे। ये कहने के बाद नाइल ने हाथ हिलाया और काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स के एक समूह ने हॉल के अंदर एक शुद्ध सोने की मूर्ति लाई। मूर्ति को देखकर भीड़ ने चौंक कर सांस ली। उनके चेहरे विस्मय से भरे थे। हालांकि ये लोग धनी थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी शुद्ध सोने की मूर्ति नहीं देखी थी। मिस्टर नाइल ने कितना ध्यान रखा है? मोहनलाल हल्के से मुस्कुराए और धीरे से जवाब दिया। नाइल ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मिस्टर अरुण, आज आपका जन्मदिन है और मैं आज इस मामले को निपटाने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन मेरा बेटा कल रात अपंग हो गया और मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने निजी मामलों को निपटाने के लिए कुछ समय देंगे। मिस्टर सौरभ के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। मिस्टर नाइल, आप अपना समय लें। मोहनलाल ने नाइल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा। नाइल की बातें सुनकर मिश्रा फैमिली के सदस्यों का जैन फैमिली के लिए अच्छा विचार बना। आखिरकार वो शिकायत के साथ आए थे, फिर भी मोहनलाल को मान देने आए थे। जहां तक रुद्र की बात है, वह चुपचाप खड़ा रहा। अच्छी तरह जानता था कि नाइल उसके लिए ही आया है और सच में मोहनलाल की अनुमति मिलने के बाद नायक उद्देश्यपूर्ण चाल के साथ रुद्र की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और बिना किसी भाव के पूछा, तुम रुद्र हो, है ना? हाँ, मैं रुद्र हूं। रुद्र ने शांति से सिर हिलाया। मुझे अपना परिचय देने दो, मैं नाइल हूं, सौरभ का पिता। नाइक पल के लिए रुके, फिर दांत पीसकर आगे कहा, कल तुमने मेरे बेटे सौरभ को अपंग कर दिया, क्या ये सच है? हाँ। रुद्र ने बात को घुमाया नहीं और फिर से सिर हिलाया।
ठीक है, अब जब तुमने मान लिया है तो अच्छा है। नाइल की आंखों में मारने का इरादा झलक गया। फिर उन्होंने रुद्र को देखा और पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच ऐसी कौन सी गहरी दुश्मनी थी कि तुमने इतनी चरम सीमा तक चले गए? वो अब एक अपाहिज है और उसकी जिंदगी बिस्तर पर लेटे हुए गुजरेगी। मेरे जैन फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ मुझे। जैन फैमिली ने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन सौरभ ने किया। रुद्र ने शांति से जवाब दिया और आगे कहा, सौरभ ने मुझे फंसाने की साजिश रची और जानबूझकर मुझे उकसाया, लेकिन वो और उसके साथी मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। मैंने उसके पैर और हाथ तोड़ दिए। मेरे ये कदम महज सौरभ के लिए एक सबक थे। सौरभ के लिए एक सबक। यह सुनकर नाइल का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसे और चिल्लाकर कहा, हमारे जैन फैमिली के किसी सदस्य को सबक सिखाने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुम्हारा बेटा उसे ठीक से सबक नहीं सिखा पाया तो मैं उसमें मदद कर सकता हूं। मैं इसे तुम्हारी जैन फैमिली को इज्जत देने जैसा मानता हूं। रुद्र ने भावहीन होकर कहा, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने हमारी जैन फैमिली को इज्जत दी है? नाइल लाचारी से मुस्कुराया, फिर दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुमने हमारे जैन फैमिली को इज्जत दी है, जबकि मेरे बेटे को इस हाल में कर दिया। अगर तुम हमें इज्जत नहीं देते तो क्या तुम मेरे बेटे को मार देते? अगर तुम इसे इसी तरह समझते हो तो कोई समस्या नहीं है। रुद्र ने सीधे सिर हिला दिया। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्होंने सोचा कि वो हद से ज्यादा अहंकारी हो रहा है। रुद्र ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। मुझे लगता है कि रुद्र सचमुच पागल हो गया है, पूरी तरह से पागल। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र ऐसी बातें क्यों कह रहा था, खासकर तब जब वह सौरभ को पहले ही अपंग कर चुका था। उसने तो यह भी दावा किया कि उसने दया दिखाई और कहा कि वह सौरभ को मारने के लिए तैयार था। रुद्र के जवाब के बाद नाइल निःशब्द रह गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। वो रुद्र की उस घटना में शामिल होने के बारे में जानता था जहां अनन्या को मारा गया था, इसलिए वो जानता था कि रुद्र से निपटना आसान नहीं होगा। वहां मौजूद बाकी लोग भी लाचारी से सिर हिला रहे थे, क्योंकि रुद्र के कारनामे समझ से बाहर थे। उनकी पृष्ठभूमि होने के बावजूद उनका मानना था कि उसे इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। आखिरकार जैन फैमिली कोई मामूली परिवार नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वे राजधानी के शीर्ष 10 परिवारों में से एक थे। इसके अलावा सौरभ की मां और दादा प्रमुख व्यक्ति थे। अगर उन्होंने वास्तव में रुद्र से निपटने का फैसला किया तो वे विभिन्न तरीकों और शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे रुद्र के लिए दांवपेंच खेलने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। भले ही वे रुद्र को मारे नहीं, उसे निस्संदेह एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए बाकी लोग रुद्र के तरीके को समझ नहीं पा रहे थे। उनका मानना था कि वे परिस्थिति को इस तरह से नहीं संभालते। क्या तुम वास्तव में हमारी जैन फैमिली को तुच्छ समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? नाइल ने भावहीन होकर रुद्र से पूछा। हाँ, मैं तुम्हारी जैन फैमिली को तुच्छ समझता हूं। मैंने तुम्हारी जैन फैमिली को कभी गंभीरता से नहीं लिया। रुद्र ने शांति से सिर हिलाया। नाइल ने गहरी सांस ली और ठंडक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, आज सिर्फ हमारी जैन फैमिली ही तुम्हारे पीछे नहीं आ रही है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी जैन फैमिली काफी नहीं है तो इन्हें भी समीकरण में जोड़ लो और देखो कि तुम क्या करते हो। इससे पहले कि नाइल अपनी बात पूरी कर पाता, लोगों का एक बड़ा समूह हॉल में दाखिल हुआ। सबसे आगे एक सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी था, जो एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। साफ था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस आदमी को देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। क्या वह मेहता फैमिली से नहीं है? वे यहां क्यों हैं? बिल्कुल, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैन फैमिली मेहता फैमिली से किसी को आमंत्रित करेगी। क्या उनके बीच कोई संबंध हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि मेहता फैमिली और जैन फैमिली हमेशा से प्रतियोगी रहे हैं। हो सकता है कि रुद्र ने मेहता फैमिली को भी नाराज किया हो, इसलिए वे यहां आए हैं। लोग चर्चा करने लगे। उन्हें मेहता फैमिली के आगमन का उद्देश्य पता नहीं था।
मेहता फैमिली भी कोई छोटा कबीला नहीं था। वे राजधानी के शीर्ष 10 परिवारों में से एक थे। रुद्र यह समझ नहीं पा रहा था कि मेहता फैमिली इस मामले में क्यों शामिल थी। हालांकि आज उससे निपटने की कोशिश करने वाले इतने सारे लोग पहले से ही थे, इसलिए उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक और हो। हॉल में प्रवेश करने के बाद सूरज, जो मेहता फैमिली का मुखिया था, उसने रुद्र को नजरअंदाज किया और सीधे मोहनलाल की ओर चला गया। एक सामान्य अभिवादन किया। मोहनलाल ने सूरज को देखा। उसके चेहरे पर उलझन दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहता फैमिली यहां क्यों थी। मोहनलाल को अभिवादन करने के बाद सूरज रुद्र के पास आया। उसने रुद्र का मूल्यांकन किया और फिर धीरे से कहा, तुम शायद मुझे नहीं जानते, है ना? मैं उसे नहीं जानता। रुद्र ने सोचे बिना ही सिर हिला दिया। यह सामान्य है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हें त्यागी फैमिली के अशोक त्यागी के बारे में तो पता होगा, है ना? सूरज ने आगे कहा। रुद्र ने जब सूरज की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह समझ गया कि इस समय सूरज का यहां आना अशोक की मौत से जुड़ा हो सकता है। कुछ समय पहले तुमने अशोक को मार डाला और त्यागी फैमिली की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। क्या यह सच है? सूरज ने पूछा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी पल सूरज के पीछे से एक युवक बाहर निकला। रुद्र, क्या अब तुम कायर बनने वाले हो? त्यागी फैमिली में तो तुम बहुत अभिमानी थे। यह युवक और कोई नहीं बल्कि श्वेत त्यागी था। जब सबने श्वेत को देखा तो वे समझ गए कि यह बात सच है, लेकिन वे बहुत हैरान थे। अशोक एक ब्लैक रैंक का लड़ाका था, और अगर रुद्र ने सच में उसे मारा था तो इसका मतलब है कि रुद्र की ताकत एक ब्लैक रैंक लड़ाके से भी ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्र इतना घमंडी होने की हिम्मत कर रहा है। वो ब्लैक रैंक का है। इतनी कम उम्र का ब्लैक रैंक लड़ाका यहां हो, यह असंभव है ना? असंभव क्यों है? अगर वह ब्लैक रैंक का नहीं होता तो इतना घमंडी कैसे होता? सब फिर से चर्चा करने लगे। श्वेत ने रुद्र की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, रुद्र ने एक औरत से हमारे त्यागी फैमिली के मुखिया को मरवाया था। मैं आज रुद्र से हिसाब बराबर करने आया हूं। वो औरत आज तुम्हारे साथ नहीं होगी, है ना? मैं देखना चाहता हूं कि तुम यहां से बाहर कैसे निकलोगे। यह सुनकर सब आखिरकार समझ गए कि अशोक को रुद्र ने नहीं मारा था। इसके बजाय रुद्र ने किसी और को निर्देश दिया था। अब सब कुछ समझाया जा सकता था। श्वेत, पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार फिर से मुझे ढूंढने की हिम्मत करोगे। तुम सच में बदल नहीं सकते, रुद्र ने श्वेत से कहा। उस समय अशोक और दादा अरुणेश ने मुझ पर दया दिखाई थी, लेकिन तुमने उन्हें निर्ममता से मार डाला। इसलिए मैं आज तुमसे जवाब मांगने आया हूं, सूरज ने कहा। यह सुनकर सब अचानक समझ गए कि रुद्र और सूरज के बीच झगड़ा है। एक पल के लिए सबको लगा कि रुद्र का अंत सच में आ गया है। आखिरकार 3 परिवार पहले से ही बहुत परेशान करने वाले थे, लेकिन अब मेहता फैमिली भी इस झगड़े में शामिल हो गया था, और मिश्रा फैमिली ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। हालांकि रुद्र ने अभी अभी मिश्रा फैमिली को भी नाराज कर दिया था। इस स्थिति में अकेले रुद्र ने 5 बड़े परिवारों को नाराज कर दिया था। ये 5 बड़े परिवार पूरे पुणे में भी खतरनाक हस्ती थे। रुद्र कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से उन 5 के संयुक्त बल का मुकाबला नहीं कर सकता। रुद्र ने तिरस्कार से सूरज की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में अशोक का बदला लेने आए हो? क्या कोई और वजह है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी वजह के तुम्हारे पीछे पड़ूंगा? मेरा तुम्हारे ऊपर समय बर्बाद करने का मन नहीं है। इस पल सूरज साफ तौर पर ईमानदारी का ढोंग कर रहा था। रुद्र ने तिरस्कार से मुस्कुराया और बेपरवाही से कहा, त्यागी फैमिली की घटना को इतना समय हो गया है और तुम्हें अब जाकर मुझसे बदला लेने की याद आ रही है। क्या यह थोड़ा देर नहीं हो गया? मुझे उस समय इसके बारे में पता नहीं था। मुझे अभी हाल ही में पता चला, सूरज ने जल्दी से कहा। अगर तुम सच में त्यागी फैमिली के मुखिया का बदला लेना चाहते थे, तो जब मैं त्यागी फैमिली में था तब तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? जब मैं न्यू टाउन में था तब तुम मेरे लिए क्यों नहीं आए? रुद्र पल भर के लिए रुका और फिर सूरज को बोलने का मौका दिए बिना
उसने कहा, तुम यहां सिर्फ इसलिए हो क्योंकि कोई और मुझसे निपटना चाहता है, इसलिए तुम इस मौके पर कूदने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा तुम त्यागी फैमिली के मुखिया का बदला नहीं ले रहे हो। तुम तो बस त्यागी फैमिली की इन संपत्तियों को हथियाना चाहते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने पहले ही श्वेत के साथ इस पर चर्चा कर ली है ना? रुद्र की बातें सुनकर सूरज का हाव भाव थोड़ा अजीब हो गया। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, यहां बकवास करना बंद करो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत होशियार हो और ये मुझ पर हमला करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ेगी, रुद्र ने ऐलान किया। सूरज ने दांत पीसे और जवाब दिया, आज कीमत कौन चुकाएगा ये अभी तय नहीं है। हालांकि रुद्र ने उसे ध्यान देना जारी नहीं रखा। उसने ठंडक से कहा, तुम एक विदूषक से ज्यादा कुछ नहीं हो। मेरे सामने खुद को शर्मिंदा मत करो। ठीक है, तुम इंतजार करो। सूरज ने ये कहते हुए दांत पीसे। फिर वह सीधे नाई के पास चला गया। श्वेत भी उसके पीछे पीछे चला गया। रुद्र ने श्वेत को देखा। उसकी आंखों में बेबसी का एक संकेत था। इस पल श्वेत को शायद नहीं पता होगा कि उसे पहले ही एक शतरंज की गोटी के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। वर्तमान में मीना के प्रबंधन में त्यागी फैमिली अच्छा काम कर रही थी। श्वेत भी इस व्यवस्था से बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन वह बहुत लालची था और त्यागी फैमिली का मुखिया बनना चाहता था। इसलिए वह सूरज के साथ सहयोग कर रहा था। हालांकि श्वेत को नहीं पता था कि अगर सूरज को त्यागी फैमिली मिल गई तो उसे बाहर निकाल दिया जा सकता है। उस समय उसका हाल अब से 100 गुना बुरा हो सकता था। रुद्र नाइल की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और मददगार है? रुद्र, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमसे निपटने के लिए केवल हमारे 2 परिवार ही नहीं है। नाइल ने कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम कितने लोगों को बुला सकते हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर राजकुमार आ गए हैं। इसी पल पास से एक चिल्लाहट आई और राजकुमार और आदित्य मलिक ने मिश्रा फैमिली के जागीर में प्रवेश किया। जब सबको पता चला कि राजकुमार और आदित्य आ गए हैं तो सबने लॉबी के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आखिरकार वे जानते थे कि राजकुमार आज के नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे। मिश्रा फैमिली और रुद्र के बीच का झगड़ा सबसे दिलचस्प था। जल्द ही राजकुमार सबके सामने प्रकट हुए। जब राजकुमार वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। राजकुमार भी बहुत विनम्र थे और मुस्कान के साथ सबका जवाब दिया। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य को लेकर हॉल में आए। हालांकि सबने देखा कि राजकुमार और आदित्य के पीछे एक और युवक चल रहा था। वो युवक लगभग 30 साल का था। उसकी त्वचा सांवली थी और शरीर न दुबला था न मोटा। उसकी आंखों में हल्की सी दुश्मनी की झलक थी। लेकिन भीड़ में मौजूद किसी ने इस युवक को पहचान लिया और बहुत हैरानी से चिल्लाया, ये शख्स यहां क्यों है? जब उसके बगल वाले व्यक्ति ने यह सुना तो उसने जल्दी से पूछा, ये कौन है? तुम मलिक फैमिली के आनंद मलिक को भी नहीं जानते? लवकुश ने घृणा से पूछा। कौन है आनंद मलिक? सबने लवकुश को उलझन भरी निगाहों से देखा। आनंद मलिक फैमिली का सबसे कम उम्र का ब्लैक रैंक योद्धा है। हालांकि वह मलिक फैमिली से शायद ही कभी बाहर निकलता है, लेकिन जब भी निकलता है तो उसका मकसद कुछ लोगों को रास्ते से हटाना होता है। एक बार किसी ने आदित्य मलिक को नाराज किया था और आनंद ने उस शख्स के पूरे परिवार को मार डाला था। आनंद एक ब्लैक रैंक है और मलिक फैमिली की सुरक्षा के चलते पुलिस को पता भी चल जाए तो वे कुछ नहीं कर सकते। लगता था लवकुश आनंद को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आनंद इतना शक्तिशाली होगा। लवकुश की बात सुनने के बाद सब अविश्वास से भर गए। आनंद आदित्य का निजी अंगरक्षक भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मलिक फैमिली इस बार आनंद को भी बुलाएगी। ऐसा लगता है कि उनका सच में रुद्र पर कार्रवाई करने का इरादा है, लवकुश ने आगे कहा। इस समय एक और बुजुर्ग शख्स ने कहा, सही कहा। अगर यह कोई छोटा मोटा मामला होता तो वे आनंद को सामने नहीं लाते। अगर आनंद यहाँ है तो इसका मतलब है कि मलिक फैमिली इस बार रुद्र को मारने का इरादा रखती है।
मुझे लगता है कि आज रुद्र शायद ही मौत से बच पाएगा। ये सुनकर सबने लाचारी भरी निगाहों से रुद्र को देखा। रुद्र सच में बहुत घमंडी है, ये सब उसी की गलती है, लवकुश ने कहा। दूसरी तरफ राजकुमार लॉबी में घुसने के बाद उन्होंने पहले मोहनलाल का अभिवादन किया, फिर रुद्र के पास गए और पूछा, तुम रुद्र हो, है ना? रुद्र ने उदासीनता से राजकुमार पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। हालांकि रुद्र के इस घमंडी रवैये से राजकुमार को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुंबई सिटी का चर्चित मिस्टर सिंघानिया इतना जवान होगा। 20 की उम्र में ऐसी सफलता हासिल करना अविश्वसनीय है। भले ही मैं लंबे समय से बाहर नहीं आया हूं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, काबिले तारीफ। राजकुमार की बातें सुनने के बाद रुद्र तिरस्कार से मुस्कुराया और कहा, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहिए, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं है। रुद्र की बातें सुनकर सब एक पल के लिए हैरान रह गए। रुद्र की बातों का साफ मतलब था कि राजकुमार बकवास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा और महसूस किया कि यह सामान्य है। आखिर रुद्र ने मिश्रा फैमिली को भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, तो स्वाभाविक रूप से वह राजकुमार का भी सम्मान नहीं करेगा। है, तुम सच में अपनी क्षमता दिखा रहे हो। मैं बुजुर्ग हूं, तो मेरे लिए थोड़ी बकवास करना सामान्य नहीं है क्या? रुद्र की बातें सुनकर राजकुमार हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने रुद्र पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया और रुद्र के बगल में खड़ी प्रिया को देखा और कहा, तुम प्रिया होगी, है ना? प्रिया ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। राजकुमार ने प्रिया को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा पोता तुम्हें पसंद करता है। प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आपके पोते को पसंद नहीं करती। मेरे और आपके पोते के बीच सगाई भी मेरी सहमति के बिना तय की गई थी। मुझे इस बारे में पता है। राजकुमार ने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी और रुद्र की सगाई हो गई है ना? हाँ, रुद्र मेरा मंगेतर है। प्रिया ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे पोते से शादी करने को तैयार हो जाती हो, तो भविष्य में मलिक फैमिली के सभी बिजनेस का प्रबंधन तुम और आदित्य संभालोगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार के इतना कहने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर मलिक फैमिली का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य था। यहां तक कि मिश्रा फैमिली भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मलिक फैमिली के पास बहुत सारे प्राचीन मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे, जिसके कारण पुणे में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। अगर प्रिया अभी हाँ कर देती तो सब कुछ उसका हो जाता और वह भविष्य में मिश्रा फैमिली के बिजनेस की भी वारिस बन सकती थी। अगर इन दोनों बड़ी फैमिली के सारे बिजनेस प्रिया और आदित्य के हाथों में होते, तो वे निश्चित रूप से एक अति शक्तिशाली फैमिली बना सकते थे। वे दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली होते और कोई और उनके साथ मुकाबला करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इन लोगों की नजरों में ये एक अभूतपूर्व मौका था। उन्हें इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं मिला। नजदीक खड़ी विजयलक्ष्मी भी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह यही चाहती थी। इस समय उसकी इच्छा थी कि वह प्रिया की जगह हाँ कर दे। हालांकि वो ये भी जानती थी कि वहां इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे कि उसे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद प्रिया ने कहा, रुद्र मेरा मंगेतर है। मेरे और रुद्र के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या? प्रिया ने ठुकरा दिया। क्या ये प्रिया भी पागल हो गई है? उसने इतने अच्छे मौके को ठुकरा दिया। सबने प्रिया को देखा और उनके चेहरे पर हैरानी और भी बढ़ गई। विजयलक्ष्मी चिंता से प्रिया को देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यहां तक कि मोहनलाल भी समझ नहीं पाए कि प्रिया ने इनकार क्यों किया। युवती, तुम अभी जो सोच रही हो वो सच में बहुत छोटी सोच है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में रुद्र के लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं सब कुछ नहीं होती। मेरा पोता आदित्य पुणे में सबसे बेहतरीन है। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो तुम्हारी भविष्य की सफलताएं बहुत बहुत अद्भुत होंगी।
अगर तुम रुद्र के साथ रही तो हो सकता है तुम पीछे खींच ली जाओ। राजकुमार ने ईमानदारी से कहा। इस समय आदित्य भी मुस्कुराते हुए प्रिया को देख रहा था, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। सभी का ध्यान प्रिया पर टिका था। अगर वह बस हाँ कह देती तो पुणे की पूरी व्यवस्था में बदलाव आने की बहुत ज्यादा संभावना थी। उसने शांत होकर कहा, माफ करना, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। लेकिन प्रिया ने उसे फिर से ठुकरा दिया। क्या तुमने सच में सोच लिया है? राजकुमार ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। प्रिया बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तभी रुद्र अचानक चलकर उसके पास आया और राजकुमार से बोला, क्या आपने अभी मेरी मंगेतर की बात नहीं सुनी? आपका यह पोता खुद को समझता क्या है? वह उसके साथ रहने के लायक भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहाँ अपनी बेइज्जती न कराएं। रुद्र की बातें सुनकर राजकुमार के चेहरे का भाव थोड़ा अजीब हो गया और उनके होठों पर मुस्कान तुरंत जम गई। राजकुमार ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना अहंकारी होगा। उसने अपनी बातों में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और पूरी तरह से उनके दर्जे को नजरअंदाज कर दिया। जानना चाहिए कि इतने सालों में किसी ने भी राजकुमार से इस तरह के लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। नाइल ने इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हुए रुद्र पर चिल्लाया, तुम इतने बदतमीज क्यों हो? क्या तुम जानते हो मिस्टर मलिक सीनियर कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बात करने की? ये सही है, मिस्टर मलिक का हर जगह बहुत सम्मान होता है। तुम जैसे जूनियर उन्हें इतनी आसानी से कैसे झिड़क सकते हो? क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना नहीं सिखाया? सूरज चिल्लाया, ये सही है, ये आदमी बहुत ही ज्यादा अनादरपूर्ण है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मलिक सीनियर के साथ ऐसा करने की? ये सच में प्रिया के साथ रहना चाहता है? ये तो बस एक मूर्ख का सपना है। जल्दी करो और इस आदमी को बाहर निकालो। इस तरह का व्यक्ति यहाँ खड़े होने के लायक नहीं है। राजकुमार एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए इस समय निश्चित रूप से कई लोग थे जो उनकी चापलूसी करना चाहते थे। इस तरह पल भर में अनगिनत लोग आगे आए और रुद्र की आलोचना करने लगे। रुद्र बस चुपचाप वहां खड़ा रहा और इन लोगों की बातें सुनता रहा। उसका कोई इरादा नहीं था उन्हें जवाब देने का। मोहनलाल ने रुद्र को उदासीनता से देखा। उन्हें नहीं पता था कि रुद्र इस स्थिति से कैसे निपटने की योजना बना रहा है। सुदेशना की आंखें जिज्ञासा से भरी थी। जब उसने पहली बार रुद्र को देखा तो वह काफी निराश हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि रुद्र उसकी कल्पना के मिस्टर सिंघानिया से बहुत अलग है। हालांकि रुद्र के इस अहंकारी प्रदर्शन ने सुदेशना को महसूस कराया कि रुद्र काफी दिलचस्प है। आखिरकार कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो इतना मूर्ख नहीं होगा कि एक ही समय में इतने सारे लोगों को नाराज कर दे। लेकिन रुद्र इन लोगों का सामना करते हुए भी इतना शांत था। इसका मतलब है कि उसके पास निश्चित रूप से कोई तुरूप का पत्ता है जो उसने अभी तक नहीं दिखाया है। हालांकि सुदेशना ये पता नहीं लगा पाई कि रुद्र का वो तुरूप का पत्ता क्या था। बेशक एक और संभावना थी कि रुद्र पागल था और उसे परिणामों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। हालांकि सुदेशना को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर रुद्र पागल होता तो वह आज इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। मैं सच में नहीं जानती कि रुद्र आज इस मामले को कैसे खत्म करने की योजना बना रहा है। सुदेशना सोचने लगी। रुद्र का मजाक उड़ाते हुए सबकी बातें सुनने के बाद राजकुमार का चेहरा बहुत शांत था। उन्होंने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए खुद पर गर्व कर सकते हो। तुम्हारा अहंकारी होना सामान्य है। हालांकि तुम्हें अहंकार करने से पहले सोच समझकर काम करना चाहिए। आखिरकार कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामान्य क्षेत्र से बहुत परे हैं। ये मुंबई या देवनगर नहीं है। राजकुमार जब ये कह रहे थे तो उनका चेहरा बहुत शांत था। हालांकि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि जैसे ही उन्होंने ये कहा, इसका मतलब था कि वो पहले ही रुद्र पर कार्रवाई करने की योजना बना चुके थे। राजकुमार के पीछे आनंद भी आदेश मिलते ही रुद्र पर हमला करने के लिए तैयार था। कोई भी सामान्य व्यक्ति शायद इतना डर जाता कि उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। यह भी संभव था कि वे घुटनों के बल गिरकर राजकुमार से माफी मांगे। आखिरकार राजकुमार पूरे मलिक परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे।
और मलिक परिवार के पास प्राचीन मार्शल आर्ट्स के कई विशेषज्ञ थे। एक बार जब मलिक परिवार किसी से निपटना चाहता था तो उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी जाती थी। कोई उम्मीद नहीं बचती थी। हालांकि रुद्र के चेहरे पर अत्यधिक घृणा थी। एक मजाकिया लहजे में उसने कहा, कीमत चुकाना? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कीमत चुकानी होगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे वर्तमान स्तर के साथ तुम्हें मुझसे ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। रुद्र के बात खत्म करते ही फिर से सबके चेहरे के भाव बदल गए। इस बार उन्हें लगा कि रुद्र सचमुच हद से बाहर जा रहा है। उसे स्पष्ट रूप से मलिक परिवार की ताकत के भयानकपन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नाइल ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, रुद्र, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये हिम्मत कहां से मिली। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन सा तुरूप का पत्ता है जो तुम्हें इतने आत्मविश्वास के साथ हमारा सामना करने देता है। हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर हम मिलकर तुमसे निपटे तो तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी क्षमता क्यों न हो, तुम आज इस जागीर मैनर से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मुंबई में तुम्हारी कुछ पृष्ठभूमि है तुम मिस्टर मलिक सीनियर के सामने अहंकारी हो सकते हो? सूरज ने जोड़ा। ये सुनने के बाद सबने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने पहले रुद्र के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वे बातें सिर्फ अफवाहें थी। किसी को नहीं पता था कि ये बातें सच थी या नहीं। हालांकि मलिक परिवार और जैन परिवार की ताकत सबको अच्छी तरह पता थी। साधारण लोग उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा भले ही रुद्र आज इस जगह से निकल जाता, अगर ये बड़े परिवार मिलकर काम करते तो उनके पास निश्चित रूप से रुद्र को जेल भेजने का कोई ना कोई तरीका होता। एक बार जब रुद्र जेल में चला जाता तो उसका भाग्य और भी बुरा होता। इस समय नाइल ने आगे बढ़कर चिल्लाया, रुद्र, बात यहां तक आ चुकी है तो जल्दी से अपना तुरूप का पत्ता दिखाओ। हमें देखने दो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्षमता है कि तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। जब सबने नाइल की बातें सुनी तो उनके चेहरे के भाव उत्सुकता से भरे थे। वे बेसब्री से देख रहे थे कि रुद्र इस स्थिति से कैसे निपटेगा। उन्हें लगा कि रुद्र निश्चित रूप से अकेला नहीं आया होगा। जब रुद्र ने नाइल की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक घृणा भरी मुस्कान आई और उसने उदासीनता से कहा, तुम लोगों से निपटने के लिए मुझे किसी तुरूप के पत्ते की जरूरत नहीं है।